ठीक है ना, क्योंकि अभी जो अगस्त में भी स्टार्ट हो गई है, मतलब अगस्त में भी पड़ी है, अभी सितंबर में भी पड़ेगी। तो ये आपका जो देयर इज क्लाइमेटिक चेंज इज देयर। ठीक है ना, आप यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग कि जो हमारा एक पर्टिकुलर मानसून सीजन होता था, जो रेनफॉल सीजन होता था, वो अभी हमारे के लेट स्टार्ट हुई है, और जो रेनफॉल जो एक्चुअल सीजन था उसमें इतनी रेन नहीं पड़ी। तो मतलब व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट अगर ये रेनी सीजन प्रोलॉन्ग होता जाता है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन दिस क्रॉप्स। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओगे कुछ? ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सब है ना, आपके साथ ही चीजें हैं ये रिलेटेड। अभी ये जैसे बारिश पड़ रही है, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स? कोई बताओ क्यों, ये प्रियंका आप बताओ। हाँ जी सर। मैं क्या ये बताओ कि ये जो बारिश पड़ रही है, दिस रेनी सीजन हैज डिलेड। अब देख रहे हो, और प्रोलॉन्ग भी होगा ये, मेरे को लगता है कि इवन अप टू अक्टूबर सितंबर में भी पड़ेगी। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ये जो आपकी क्रॉप्स हैं, जो हमने जो आपका आपको क्लाइमेट पर्टिकुलर किसी क्रॉप की कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं कि उसको ऐसा क्लाइमेट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तो सर ये। मेज पे पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये क्या है कि अल्टीमेटली जो हम जो हमने एक वैसा है सीजन, कि सर। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस है, बस 2-4 मिनट लूंगा क्योंकि मैं कई बार रह नहीं सकता आपको बताने में ये चीज़ें जो हैं। आपने जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो पढ़ी होंगी, जैसे आपका जो खरीफ क्रॉप का था ये जो सब्जेक्ट, तो उसमें जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें जैसे सोइंग टाइम होता है कि व्हाट विल बी द सोइंग टाइम ऑफ दिस क्रॉप। ठीक है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अर्ली करते हो तो देन देर इज अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन। अगर डिले कर दो तो इवन देन इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन। लेकिन अभी अगर आपने जैसे इसको आपने बीजा, आपने जो यू हैव डन द सोइंग ऑफ द मेज क्रॉप ऑफ और राइस क्रॉप और बाजरा, whatever the three crops are there, लेकिन अल्टीमेटली द रेनी सीजन अनटाइमली रेनी सीजन है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आइदर यू हैव टू शिफ्ट द सोइंग टाइम, आपको सोइंग टाइम शिफ्ट करने का पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। अभी आपने देखा कि दिस टाइम जितनी आपको यू हैव फेल दिस स्वेट, आपको मतलब पसीना बहुत आया है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। ठीक है, जो मैंने नोटिस किया है, आपका टेम्परेचर 35-36 डिग्री से ऊपर नहीं गया। जो हॉट वेव्स चलती हैं ना, जिसके कहते हैं लू, लू तो नहीं चली इस बार। क्यों, आप यू एग्री विद मी कि नहीं? यस सर। क्योंकि आपने ये चीज़ें आपको थोड़ा ये देखो, ये क्या है कि दिस इज द एक्सपीरियंस विद द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये आपके साथ रिलेटेड है ना चीज़ें। तो आप इनको थोड़ा सा नोटिस किया करो कि व्हाट चेंजेस आर गोइंग इन द एटमॉस्फेयर, क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट हो। तो हमारी ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हम कहते हैं कि सोइंग टाइम ये होना चाहिए। आप देखो, अब जैसे समर का है, समर तो प्रॉपर समर आई नहीं, मतलब हॉट वेव्स तो आई नहीं है ना। अगर हॉट वेव्स नहीं आई और रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, रेनी सीजन स्टार्ट हुआ तो बीच में ड्राई स्पेल आ गया। जो पर्टिकुलर आपका रेनी सीजन था जुलाई में, जो साउन महीना जिसको बोलते हैं, जो बड़ा हमारा पंजाब में बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है। ठीक है ना, उसमें कई फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन। वो तो हुआ नहीं, और अब वो साउन मंथ आ गया अगस्त में। ठीक है ना, अगस्त में बारिश हो सकता है ये सितंबर में भी जाए। तो मतलब यह है कि अल्टीमेटली आवर कल्चरल प्रैक्टिस विल बी चेंज। ये आपके जो बुक में पढ़ाते हैं, ये सब आपका चेंज हो जाएगा कि एक टाइम आ जाएगा कि आपको बोलेंगे कि यू शुड सो द क्रॉप इन अगस्त, आपको अगस्त में सो करनी है। ठीक है ना, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन जो है, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी तो अल्टीमेटली चेंज करनी पड़ेंगी ना। अगर ये मतलब कंटिन्यू ऐसा सीजन रहता है, नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा ही आता है, तो देन PAU एंड अदर रिसर्च स्टेशंस दे विल डेवलप अदर वैरायटीज आल्सो, एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस रिकमेंड करेंगे आपको। उसमें सीड रेट पे भी इफेक्ट आएगा, फर्टिलाइजर पे भी आएगा, तो ये चीज़ें चेंज होंगी। ये था मेरा कहने का मतलब।
तो हम क्या व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन योर दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वेयर वी वर, क्या किया था हमने? सर ब्रोकर्स किए थे लास्ट। हाँ ब्रोकर्स था ना, तो उसमें दिस इज अंडर मार्केट फंक्शनरीज। तो मार्केट फंक्शनरी में आपका जो ब्रॉड मैंने बताया कि देर आर टू ब्रॉड जो हैं इसकी फंक्शनरीज। वन इज क्या है, फर्स्ट इज दी मार्केट फंक्शनरी में फर्स्ट कौन सा होगा, व्हाट विल बी दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस फंक्शनरी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है वो, सर और सेकंड इज द मिडल मैन। दो ही लोग हैं इसमें, बाकी जो बाद में अल्टीमेटली कंज्यूमर आ जाता है जो हम लोग हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो चीज़ आपका फार्मर उसको ग्रो करता है, मिडल मैन उसके बीच में पैसा कमाते हैं और फार्मर भी कमाता है, हम पैसा खर्च करके उसको खरीदते हैं। यही है ना, यही मार्केटिंग है और क्या होती है मार्केटिंग? अल्टीमेटली सर तो यही है, एक प्रोड्यूसर होता है, बीच में मिडल मैन में होते हैं, एक कंज्यूमर होता है। और मार्केटिंग का अल्टीमेटली जो क्या है, मार्केटिंग मत मीन्स कि एक जगह से प्रोड्यूस करना और दूसरी जगह कंज्यूमर तक उस चीज़ को पहुंचाना, मतलब उसको तक वो वहां तक पहुंचे चीज़, इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। यही आपका सारा जो जितना भी टोटल ये सब्जेक्ट है, दिस इज मतलब रिवॉल्विंग ऑन दिस थिंग ओनली। ठीक है, तो ये हमने उसमें किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज वी वर डिस्कसिंग। ये हमने मिडल मैन डिस्कस किए, मर्चेंट मिडल मैन किए थे, मर्चेंट मिडल मैन में ये डिस्कस किए थे कि होलसेल ट्रेडर्स क्या है, रिटेल ट्रेडर्स क्या है। ठीक है ना, फिर ये हमने ये ब्रोकर किया था। तो ब्रोकर में और जो कमीशन एजेंट्स है उसमें क्या फ़र्क है, कुछ बताओगे मेरे को? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस कमीशन एजेंट एंड ब्रोकर? क्या होता है ब्रोकर में, क्या होता है, व्हाट इज ब्रोकर या ब्रोकरेज, ये क्या रहता है? आपने लिखा है ना कुछ, आप कुछ इसको यस सर। पढ़ा भी करो ना घर में, ये सैटरडे संडे पढ़ा करो। ये नहीं कि लास्ट में ही पढ़ोगे तो तभी आपको, वो तो बड़ी चीज सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। तो ब्रोकरेज का तो मतलब यही है कि उसको अपनी एक तरह की कमीशन है, बट ही डोंट हैव दिस एस्टेब्लिशमेंट, उसकी कोई शॉप नहीं रहती। वो जो है सेलर और परचेजर के बीच में लिंक करवाता है और अपने पैसे लेता है, कमीशन लेता है। 1% उससे ले लेगा, 1% मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर जैसे हाउस सेल करते हैं तो हाउस सेल करना है, जो परचेजर है उससे भी ले लेगा, जो सेलर है उससे भी ले लेगा। तो अल्टीमेटली ही डजंट हैव एनी एस्टेब्लिशमेंट इन द मार्केट। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स कि ही डजंट हैव एनी ऑफिस और शॉप इन द मार्केट। वो तो चलता फिरता आदमी है और चलते फिरते लोगों को वो पकड़ लेता है जो वहाँ मार्केट में आए हैं। जो जैसे फार्मर आया उसको कहता है कि आपको माल बेचना है, तो जो आगे खरीदने वाला है, व्यापारी है, ट्रेडर है, उसको कहता है कि आपको खरीदना है, तो वो दोनों का मेल करा देता है कि ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला, कहता है मेरे को पैसे दो इसमें। ठीक है ना, तो ये होता है, दिस इज दी ब्रोकर। तो ये अल्टीमेटली है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो नेक्स्ट टाइप आपका है, जो what is the next, that is the write down की what is the third type of middleman is the speculative middleman. You write down speculative middleman. स्पेकुलेटिव वर्ड जो है स्पेकुलेशन से बना है, स्पेकुलेटिव, SPECULATIVE, स्पेकुलेटिव मिडलमैन। स्पेकुलेटिव जैसे ये है कि स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कोई सर्टेनिटी नहीं होती किसी चीज़ की। आप जो मार्केट में रेट्स देखते हो, जैसे ये प्रॉपर्टी के रेट्स देखते हो, अगर आपको नॉलेज हो, जो आपके पेरेंट्स को नॉलेज होगा कि कहते हैं ये प्लॉट जो है ये 10 लाख रुपए का है। ठीक है ना, तो वो क्या है, बट दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशन। उसका कोई देयर इज नो कंक्रीट मेथड ऑफ एवेलुएटिंग इट कि ये 10 लाख का है। वो एक स्पेकुलेशन करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा 10 लाख का होगा, वो जानबूझ के उसकी क्रिएट कर देते हैं मार्केट वैल्यू उसकी, तो वो एक मार्केट वैल्यू ही उसकी बन जाती है कि यहाँ जी, फिर वो कहते हैं ये देखो जी ये वाला तो 10 लाख में बिका था यहाँ। ठीक है ना, तो वो बेचने वाला वो यही बोलेगा कि आई हैव सोल्ड दिस प्लॉट एट ₹10 लाख, तो उसकी एक वैल्यू बढ़ गई। वो स्पेकुलेशन बेसिस पे है, कोई उसमें मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है ना,
तो ऐसे जो मिडल मैन होते हैं ये दे आर आल्सो द स्पेकुलेटिव मिडल मैन। आज वो मिडल मैन है, कल वो मिडल मैन नहीं है। मीन्स कि वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। समझ गए ना मेरी बात, कि दे आर नॉट दी एक्चुअली दी सेलर, नॉट दे आर दी परचेजर, दे आर दी स्पेकुलेटिव मिडल मैन। मौके का फ़ायदा है। जैसे मैंने देखा कि मार्केट में अभी रेट जो है वो बहुत कम है किसी चीज़ का, वो का लो गेहूँ का ही, तो मैंने ख़रीदा और उसको स्टोर कर लिया, ठीक है ना। आई परचेज इट फ्रॉम द मार्केट एंड गेट इट स्टोर्ड, ठीक है, एंड देन आई सोल्ड इट व्हेन इट्स प्राइसेस आर हाई इन द मार्केट। या मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। तो मैं कोई वो परमानेंट कोई मिडल मैन नहीं हूँ, आई एम ए स्पेकुलेटिव मिडल मैन। मैं मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लिख लो कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दोज मिडल मैन हु टेक टाइटल टू द प्रोडक्ट, दोज मिडल मैन who take title to the product with a view, those middlemen who take title to the product with a view to making a profit on it, with a view to make profit on it, are called speculative middlemen, are called, लिख रहे हो ना, you are writing this thing ना? Yes, sir. हाँ, are called speculative middlemen। तो यहाँ देखो जो आपने फर्स्ट वर्ड लिखा है, those middlemen who take title to the product, मतलब वो प्रोडक्ट का टाइटल ले लेते हैं। मींस कि दे एक्चुअली परचेज, वो चीज़ को परचेज कर लेते हैं। दे बिकम दी ओनर ऑफ दो गुड्स, ठीक है ना। यहाँ ये ब्रोकर नहीं है वो, ना वो कमीशन एजेंट है। दे हैव गॉट द टाइटल, ही हैज गॉट द टाइटल, जो स्पेकुलेटिव मिडलमैन। दे आर नॉट द रेगुलर बायर्स आर सेलर्स ऑफ प्रोड्यूस, जो मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट द रेगुलर बायर आर सेलर ऑफ प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट इज, ये लोग कौन होते हैं? दे स्पेशलाइज इन रिस्क टेकिंग, दे स्पेशलाइज इन रिस्क टेकिंग। वो स्पेशलिस्ट होते हैं रिस्क टेक करने का, रिस्क लेने का, खतरा लेने का, कि हो सकता है कि कल को मतलब मार्केट में प्राइस जो उसने जो प्रोड्यूस खरीदा है उसका मार्केट में प्राइस डाउन भी जा सकता है, उसको लॉस भी हो जाता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होते हैं। मीन्स कि उनको पता है मार्केट किस तरफ जाएगी। तो देन बाई दे परचेज, तो दे बाई एट लो प्राइसेस, जो मैंने अभी बताया, दे बाई एट लो प्राइसेस व्हेन अराइवल्स आर सब्सटेंशियल, दे बाई एट लो प्राइसेस व्हेन अराइवल्स आर सब्सटेंशियल। अराइवल्स मींस कि जब मार्केट में कोई चीज़ आएगी उसको अराइवल कहते हैं। आर सब्सटेंशियल मींस कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, तो तभी उसका रेट डाउन होगा ना। एंड सेल इन दी ऑफ सीजन, एंड सेल इन दी ऑफ सीजन, ऑफ सीजन जब कि सीजन नहीं रहेगा, ऑफ सीजन व्हेन प्राइसेस आर हाई। अभी जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे वीट है, जिनने जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने वीट जो है स्टोर की हुई है, तभी ऑफ सीजन आ जाएगा, जैसे आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। अप्रैल मई में वो हार्वेस्ट हुई, तो ठीक है, मई जून में वो मार्केट में आ जाती है। तो आफ्टर दैट जो लोग हैं, ये जो स्पेकुलेटिव मिडल मैन है, ये इसको होल्ड कर लेंगे उसको अपने गोडाउन में। और जब इसका ऑफ सीजन आएगा, ऑफ सीजन कब आएगा? जब आपकी इसकी सोइंग वीट की स्टार्ट होगी नवंबर अक्टूबर में, दिसंबर मंथ, तो तब इसका जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसको मार्केट में बेच देंगे फिर। दे डू दी मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दे डू मिनिमम हैंडलिंग, मतलब है कि वो ज़्यादा देर प्रोडक्ट को अपने पास में नहीं रखते, उन्होंने सिर्फ 3-4 महीने ही रखना है इसको। दे मेक प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट रन, दे मेक प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट रन, ठीक है ना। तो दीज आर दी स्पेकुलेटिव मिडलमैन, ये स्पेकुलेटिव मिडलमैन होते हैं। देन कम्स दी नेक्स्ट जो मिडलमैन है, दे आर दी प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर? हेलो, बताओगे क्यों क्यों ये Yes, sir. हाँ, प्रोसेसर का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर? ये मैंने आपको काफ़ी इसमें बताया पहले भी। हु आर दी प्रोसेसर? प्रोसेसर नहीं पता आपको? जो प्रोसेस करेंगे, जो आपने जो ये जैसे वीट ही है, वीट का जो प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या बनेगा वीट का?
फ्लोर बनेगा ना, आटा नहीं, आटा ही बनेगा व्हीट का। तो जो प्रोसेसर कौन होगा, जो आटा चक्की वाला है वो प्रोसेसर है इसका। तो प्रोसेसर्स कैरी ऑन देयर बिजनेस आइदर ऑन देयर ओन or on custom basis. Processors carry on their business either on their own or on custom basis. सर रिपीट करना। Processors carry out their business either on their own, जहाँ तो वो खुद मतलब प्रोसेस करते हैं, जहाँ ऑन कस्टम बेसिस मतलब आगे हायरिंग बेसिस पे करते हैं, जहाँ ऑन कस्टम बेसिस किसी को दे देते हैं माल लेके, तो उसको कहते हैं कि प्रोसेस करके मेरे को दे देना। तो नेक्स्ट कम्स दी फैसिलिटेटिव मिडलमैन, ये लास्ट इसमें है फंक्शनरीज में। फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेट, हम जब किसी को कोई चीज़ मतलब करने के लिए देते हैं उसको कहते हैं फैसिलिटेटिव। जो फैसिलिटी देते हैं उनको मतलब फैसिलिटी जो देते हैं, फैसिलिटेटिव मिडलमैन। तो ये कौन से होते हैं फैसिलिटेटिव मिडलमैन? दे डोंट बाई एंड सेल डायरेक्टली, दे डोंट बाई एंड सेल, उनका कोई काम नहीं है ना खरीदने का ना बेचने का। दे डोंट बाई एंड सेल डायरेक्टली बट असिस्ट इन द मार्केटिंग प्रोसेस, लेकिन वो मार्केटिंग प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। तो मार्केटिंग कैन टेक प्लेस इवन इफ दे आर नॉट एक्टिव, अगर वो एक्टिव नहीं भी हैं इन दी मार्केट तब भी वो मतलब मार्केटिंग प्रोडक्ट की हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि उनका होना ही जरूरी है, लेकिन क्या होगा, बट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन दे एंगेज इन बिजनेस, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन दे एंगेज इन बिजनेस, लेकिन जब वो बिजनेस में आ जाएंगे अपने काम में तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। These middlemen receive their income, these middlemen, ये जो middlemen है, how they get the income? They receive the income in the form of fees or service, fees or service charges, service charges लेंगे from those किन से लेंगे? From those who use their services, जो उनकी सर्विस को यूज करेगा। ठीक है ना, समझ गए ना ये बात? तो ये कौन कौन से लोग होते हैं मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि हु आर दे दोज पर्संस जो फैसिलिटेटिव मिडलमैन है। तो फर्स्ट इज दी हमाल्स, इसको हमाल्स भी कौन, जब आप मार्केट में जाओगे तो जो ग्रेन मार्केट में, तो वो उसको लेबरर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हमाली कहाँ गया, हमाली, जैसे आप माली बोलते हो ना, वो हमाली बोलते हैं। हमाल्स और लेबरर्स, तो वो क्या करेंगे, व्हाट इज देयर रोल, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? दे फिजिकली मूव द गुड्स इन मार्केट प्लेस, दे फिजिकली मूव द गुड्स इन द मार्केट, दे डू अनलोडिंग फ्रॉम द लोडिंग, फिर दे असिस्ट इन वेइंग द बैग्स, दे असिस्ट इन वेइंग द बैग, जो ये बोरी में जो गेहूं डाला होता है उसका वेट करने में मदद करते हैं। देन कम्स दी वेमेन, वेमेन, वेमेन्स के क्या मतलब है बताओगे कोई? वेमैन सर, हाँ, वेमैन जो तोलते हैं, जो आपका वेट बैग कर, को हाँ। तोलेंगे वो वेमैन, क्योंकि वहाँ कंडे लगे होते हैं ना तोलने वाले, तो उसके ऊपर वो उसको तोल देते हैं। दे फैसिलिटेट द करेक्ट वेटमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, दे फैसिलिटेट द करेक्ट
वेटमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस का करेक्ट वे करेंगे। दे यूज ए पेन बैलेंस, पेन बैलेंस होता है जो तकड़ी टाइप, दे यूज द पेन बैलेंस व्हेन क्वांटिटी इज स्मॉल। तो जनरली क्या होता है, आप देखोगे जाके जो मार्केट में, तो जो स्केल बीन है, जनरली द स्केल बैलेंस इज यूज, स्केल बैलेंस, generally the scale balance, scale beam, sorry, generally the scale beam balance is used. Scale. Beam, scale beam, आपने देखा ना जो कंडा होता है वहां पे लगा हुआ, जिसके ऊपर आप रखते हो ये बोरी रख देते हो तो उसका वेट आ जाता है, तो वो स्केल बीम होती है। उसके ऊपर जो बीम लगी होती है उसके ऊपर वेट जो है स्केल का, वेट जो स्केल वहाँ पे वेट की लगी होती है, मतलब आगे आगे जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे ऐसे आगे आगे चलाते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो दे गेट पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज थ्रू द कमीशन एजेंट, तो उसको उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? दे गेट द पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज थ्रू द कमीशन एजेंट, जो कमीशन एजेंट मार्केट में है उससे उसको पेमेंट मिलेगी। देन कम्स द ग्रेडर्स, अब ये बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप वैसे ही लिख सकते हो। ग्रेडर्स मीन्स कि जो वो छांट छांट के चीज़ों को जो ग्रेडिंग कर देते हैं, मोटी चीज़ें अलग कर देते हैं, मिडल अलग कर देते हैं, छोटी अलग कर देते हैं, वो कहते हैं उनको ग्रेडर्स। दीज मिडलमैन सॉर्ट आउट द प्रोडक्ट इनटू, दीज मिडलमैन sort out the product into different goods based on some defined characteristics, based on some defined characteristics. Then comes the transport agency. ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब कि जो आपका ट्रांसपोर्ट माल होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या जैसे कंज्यूमर तक जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दिस एजेंसी असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द, दिस एजेंसी असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ले जाने में मदद करेगी। तो ये कौन सी होंगी? दी मेन ट्रांसपोर्ट मीन्स आर, मेन ट्रांसपोर्ट मीन्स आर, मीन्स MEANS, द ट्रांसपोर्ट मीन्स आर रेलवे एंड ट्रक्स, जहाँ रेलवे में माल जाएगा, जहाँ ट्रक्स में जाएगा। तो इसमें इसके अलावा इसके अपार्ट में आपका जो है बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ियाँ हैं, बुलक कार्ट्स होती है बैलगाड़ी, और कैमल कार्ट्स, जैसे राजस्थान में कैमल कार्ट्स होते हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉली, और ट्रैक्टर ट्रॉली आर आल्सो यूज्ड इन विलेजेस, आर आल्सो यूज्ड इन विलेजेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। Then comes the communication agency. Communication agency जो communicate, एक दूसरे में बातचीत कराते हैं। It helps in the communication of the information about the prices prevailing, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। It helps in the communication of the information about the prices prevailing and quantity available in the market, and quantity available in the market. तो ये कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लिख लो। समटाइम्स द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, समटाइम्स द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द टेलीफोन, समटाइम द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द, मतलब टेलीफोन पे आप ये देखा है कि जो ये बड़े बड़े जो होलसेलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये टेलीफोन पे ही चीज़ को परचेज कर लेते हैं मार्केट से, इतना माल भेज दो, ठीक है ना। तो दे गेट दी दैट गुड्स एट हिज शॉप,
the post and telegraph, telephone, newspaper, are the formal links in agriculture marketing. Formal links in agriculture marketing. Then comes the advertising agency. Advertising agency. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या करती हैं? इनका काम ही एडवर्टाइजमेंट का है. इट enables prospective buyers to know the quality of the product. It enables prospective buyers to know the quality of the product and decide about the purchase of commodity. लिख रहे हो ना आप? You are writing down? Yes. हाँ. Yes, sir. And मतलब ये it enable prospective buyers to know the quality of the product and decide about the purchase of commodities. Newspaper, radio, television, and cinema slides are the आप जैसे सिनेमा देखने जाते हो, अभी तो है ही नहीं है ना, तो उसमें भी स्लाइड्स आपको एडवर्टाइजमेंट शो दिखाते हैं ना कई चीज़ों की. स्लाइड्स आर द मेन मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो जो लास्ट वन इज देयर, जो मिडल मैन है, दे आर द ऑक्शनर. ये फैसिलिटेटर मिडल मैन हैं. तो जो लास्ट फैसिलिटेटर मिडल मैन है, दैट इज द ऑक्शनर. जो ऑक्शन करते हैं, ऑक्शनर, ये जो माल नीलाम करते हैं, मतलब बोली लगाते हैं. ऑक्शनर होते हैं जो बोली लगाते हैं. दे हेल्प इन एक्सचेंज फंक्शन by putting the product for auction and bidding. Auction and bidding by the buyer. Bidding क्या होती है? Auction and bidding by the buyer. Auction तो हो गया ना जब हम उसकी नीलामी करते हैं, जहाँ ऑक्शन करते हैं. तो बिडिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिडिंग? आपने देखा कभी जब इसकी ऑक्शन किसी चीज की होती है? बिडिंग होता है जो बोली लगाते हैं. आप जैसे कि एक प्लाट, जैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यहाँ पे ऑक्शन करती है, जैसे ये आपकी दुकानें बनी थी ये यहाँ पे वाल्मीकि चौक में, तो जो सामने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की दुकानें हैं, तो उसकी ऑक्शन हुई थी शॉप्स की. तो ऑक्शन में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे. तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो अरेंज करती है ऑक्शन, कि हमने ये शॉप्स जो है इनको ऑक्शन करना है, ठीक है ना. वैसे उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं करती, तो एक वो मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि हमने इससे नीचे नहीं जाना. जैसे 10 लाख से हम नीचे में नहीं बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए. तो फिर वहाँ जो उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे आप 4 लोग हो, तो आप एक उसकी बिडिंग करोगे. बिडिंग मीन्स बोली लगाओगे. अब जैसे हिना बोलेगी कि मेरे को 10 लाख देना है, तो प्रीति बोलेगी नहीं मैं 11 लाख में इसको खरीदती हूँ. तो ठीक है ना. तो फिर उसको अंजलि को बोलेगी मैं 12 लाख में खरीदती हूँ. तो जिसकी ज़्यादा बिडिंग होगी तो वो फिर उसको बाद में करेंगे 12 लाख 1, 12 लाख 2, 12 लाख 3. तो मतलब जो है कि उसकी ऑक्शन हो गई और आपने चारों ने उसकी बिडिंग दी. तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो जो प्लॉट है, जैसे अंजलि ने उसको 12 लाख में किया, तो वो मैक्सिमम में उसको करेंगे कि और किसी ने तो नहीं करना. वो तो 12 लाख के अगर 13 लाख आ जाता है, ठीक है ना. अगर प्रीति उसको 13 लाख में कर देती है, तो उसकी जो बिडिंग है वो 13 लाख हो जाएगी. तो वो 13 लाख में बिक जाएगा. तो मतलब ये होती है बिडिंग. बिडिंग होता है बोली. तो ये बोली लगती है उस वहाँ पे. ये था जो मैंने आपको काफ़ी आई हैव एक्सप्लेन
ये टॉपिक के बारे में काफ़ी, क्योंकि अभी आपको आप देखा होगा कि यू हैव मस्ट फेल्ट इट, पहले से मैं काफ़ी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एवरीथिंग, ठीक है ना। कोई इतना हार्डली नहीं चल रहा कि आप यू शुड अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि मैं जो भी आपका कोई सब्जेक्ट लेता हूँ, व्हाट्स एवर आई टेक योर सब्जेक्ट, तो मैं उसके बारे में आई हैव गॉन थॉरली, मेरे को उसके बारे में पता है, ठीक है ना। तो ये आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि मैं ऐसे नहीं करता कि जो मेरे को सब्जेक्ट पता नहीं है तो मैं ऐसे ही वो सब्जेक्ट ले लूँ तो मैं आपको पढ़ाऊँ उसके बारे में। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, सब किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई ये टेक योर सब्जेक्ट। तो इसमें अभी इसके आगे क्या है कि मैं वन टॉपिक जो आपका आगे है, आप बता सकते हो कि व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस? नेक्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूसर्स, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस, कुछ ऐसा है ना? मार्केटिंग में। यस सर, प्रोड्यूसर सरप्लस, हाँ, प्रोड्यूसर सरप्लस, फिर मीनिंग टाइप है मार्केटिंग। फिर मीनिंग क्या है उसका, फिर मार्केटेबल सरप्लस है, फिर मार्केट सरप्लस है ना, ऐसा ही है ना। यस। मतलब हाँ ये जी। आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, फिर मार्केटेबल सरप्लस, फिर मार्केटेड सरप्लस, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर ये तीनों टर्म्स देखो तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे एक टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है ज़्यादा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस से अगर आप यू गो बाय इट्स जनरल टर्म्स, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जैसे एक फार्मर है, तो ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, वो मतलब उसी चीज़ को ही बेचेगा, ही विल गेट टेक इट इनटू द मार्केट, उस जब उसके पास सरप्लस होगा। सरप्लस मींस कि जब उसके पास अपनी फैमिलीज की रिक्वायरमेंट, जो उसको व्हीट ग्रेन्स हैं जो हैं, अपनी फैमिली की कंजम्पशन को वो देखते हुए जो बाकी उसके पास बच जाएगा, तो दैट ही विल टेक टू द मार्केट, ठीक है ना, यही होगा ना। तो वो उसको सेल करने के लिए लेके जाएगा। अब यही जो आपको पता होगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर थी, आपने पढ़ा भी होगा, मतलब काफ़ी इसके बारे में स्टार्टिंग में, कि जो हमारी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर थी तो वो क्या थी कि अपना सिर्फ फैमिली का ही हम देखते थे। जो फार्मर लगाता था, व्हाट्स एवर ही क्रॉप ग्रोस, तो वो एक तो उसकी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ नहीं थी, जो सिर्फ वो उतना सा ही एरिया कल्टीवेट करता था और उतनी सी प्रोडक्शन करता था कि उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। तो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स तो क्या रहती थी, मेनली आपका जो फूड रहता था, बाकी कपड़ा होता था, कोई इतना ज़्यादा खर्चे नहीं होते थे, मैरिजेस पे भी उसी को ही सेल करके वो कर लेते थे। लेकिन ही वॉज नॉट एन कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो ग्रो नहीं करता था, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि ही डजंट ग्रो फॉर इट्स कमर्शियल पर्पसेस। लेकिन अब क्या है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, जो नई टेक्नोलॉजी आई एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उससे क्या हुआ कि उसका एरिया भी प्रोडक्टिव हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई, पानी नहीं लगता था पहले। पहले तो एक कुआं ही होता था, कुआं भी बड़ी मुश्किल से था, लेकिन जब ये डीप ट्यूबवेल्स आ गए तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, कनाल इरिगेशन का एक्सपेंशन हो गई। तो उससे क्या होगा कि फार्मर भी कमर्शलाइज हो गया, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो थी, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट तो कुछ कुछ भी नहीं रहती है आजकल। अब वो तो कितना कितना प्रोड्यूस करता है, तो देन ही हैज़ टू टेक टू दी मार्केट, तो जो उसका रह जाता है। तो ये कहते हैं इसको ये इसको प्रोड्यूसर्स सरप्लस। तो जो मार्केटेबल सरप्लस है, हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या है, वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स देख रहा है कि व्हाट विल बी यूज फॉर हिज फैमिली। तो मार्केटेबल सरप्लस में तो वो नहीं ये चीज़ देखेगा। तो व्हाट्सोएवर ही प्रोड्यूस, ही डजंट केयर फॉर द जो फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सीधा ही मार्केट में ले जाएगा, तो देन ही विल सेल इन द मार्केट, ठीक है ना। और मार्केटेड सरप्लस है जो वो मार्केट में बेचेगा। तो ये तीन ही टर्म्स हैं जो आपके इसमें इर्द गिर्द घूमती हैं।
तो इसका क्या है कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यू जस्ट राइट डाउन की व्हाट डज इट मीन कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। तो इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी आप लिख लो कि इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ये डेवलप हो रही है ना, आवर इज नॉट ए, हमारा जो कंट्री है दैट इज नॉट डेवलप्ड मतलब कंट्री, और हमारी इकोनॉमी भी कोई डेवलपिंग स्टेज पे है, दिस इज नॉट डेवलप्ड। In any developing economy, the producers surplus of agriculture products, plays a significant role. This is the quantity जो मैंने अभी बताया, which is actually made available. This is the quantity which is actually made available to the non-producing population of the country. Non-producing population means कि जो non-farmers है. This is the quantity which is actually made available to the non-producing population of the country. जैसे हम हैं, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जैसे आप में से जैसे है, तो वो अलग, वो दे आर दी प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो दूसरे हैं, दोज डोंट हैव द एग्रीकल्चर लैंड, तो वो क्या है, दैट इज द नॉन प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वहाँ तक जो जिनको वो बेचता है, मेड अवेलेबल टू दी नॉन प्रोड्यूसिंग, उनको तक चीज़ को लेके जाता है, उनको अवेलेबल करवाता है, तो ही इज़ दी प्रोड्यूसर। फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, दिस सरप्लस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है ना। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो टोटल प्रोडक्शन होती है, उसमें से कितनी जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ व्यू द सरप्लस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। अगर फार्मर सारे का सारा ही अपने पास माल रख लेगा तो हम क्या खाएंगे, ठीक है ना। तो दिस अरेंजमेंट फॉर द मार्केटिंग, and the expansion of the market, this arrangement for marketing and expansion of markets have to be made only for the surplus quantity available with the farmers, and not for the total production, समझ गए ना बात, कि हमें जो मार्केटिंग करनी है वो टोटल प्रोडक्शन से, हमें उससे टोटल प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। फार्मर की मार्केटिंग का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। मार्केटिंग का लिंक उसी के साथ ही है कि जो उसके पास सरप्लस है, जो उसको नॉन प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल कराना है, तो उसी के ही हमें मार्केटिंग अरेंजमेंट करते हैं। दिस इज बिकॉज, ये आप लिख लो, दिस इज बिकॉज, क्या, the arrangement for marketing and the expansion of markets have to be made only for the surplus quantity available, available with the farmers, and not for the total production. Next you write down, this is because only a portion of the total production is sold. Portion of the total production is sold in the market after personal consumption by the members of the farm household. ठीक है ना। तो ये है, दिस इज दी, ये आपका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, वो इससे सारा क्लियर हो जाता है कि आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर सरप्लस।
आगे मार्केटेबल जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो दो तरह का है। देयर आर टू टाइप्स, जो है आप लिख लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरप्लस। वन इज प्रोड्यूसर सरप्लस, टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। वन इज मार्केटेबल सरप्लस, MARKET, मार्केटेबल, जो मार्केट किया जा सकता है। और सेकंड इज मार्केटेड प्रोडक्ट्स सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस, quantity of the produce which can be made available, to the non-farm population of the country. Non-farm population of the country. It is a theoretical concept of surplus. It is theoretical concept of surplus. तो मार्केटेबल सरप्लस इज द रेजिडुअल लेफ्ट। मार्केटेबल ये मतलब सेम ही है प्रोड्यूसर सरप्लस जैसा ही। मार्केटेबल सरप्लस इज द रेजिडुअल लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर फार्मर आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स for family consumption, farm needs for seed, and feed for cattle, payment to labor in kind, काइंड का क्या मतलब होगा? पेमेंट टू लेबर इन काइंड, एक होता है काइंड, एक होता है कैश। पेमेंट टू लेबर इन काइंड बताओगे कोई? आपका जैसे क्रॉप का जो लोन का कंपोनेंट होता है कि काइंड होता है कैश। काइंड का मतलब कि उसको ग्रेन्स ही दे देने, उसको कैश नहीं देना, जो प्रोड्यूस हुआ उसी में से उसको कुछ दे देना। लेबर इन काइंड, पेमेंट टू आर्टिशियंस, ये जो गांव में होते हैं जिनसे सारा साल उन्होंने काम करवाया होता है। देन कारपेंटर्स, देन मैकेनिक्स, एंड सोशल एंड रिलीजियस पेमेंट्स इन काइंड। सोशल एंड रिलीजियस, धार्मिक, कि कुछ हमें जब हमारा प्रोड्यूस आएगा हम इतना यहाँ पे किसी देवी को चढ़ा देंगे, किसी देवता को चढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये करने के बाद जो बचता है वो मार्केटेबल सरप्लस है। तो इसकी एक आप इक्वेशन लिख दो, बस लिख लो, फिर यहाँ ख़त्म करेंगे। तो इसकी इक्वेशन है MS मीन्स मार्केट सरप्लस इज इक्वल टू P माइनस C। मार्केटेबल सरप्लस इज इक्वल टू, लिख रहे हो ना? मार्केटेबल सरप्लस, हाँ, P माइनस C। MS का मतलब है मार्केटेबल सरप्लस, P का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, और C का मतलब है टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट जो मैंने ऊपर सारी आपको लगाई हैं, ठीक है ना? जो उसके ये सारी लिखाई थी, लेबर को पेमेंट करनी है, आर्टिशंस को करनी है, अपना सीड का करना है, ये सारी आप विद इन ब्रैकेट लिख लेना, टोटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये है, दिस इज द मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इसको। तो नेक्स्ट व्हेन वी विल मीट, तो हम आगे वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स जो इसके हैं, जो आपका मार्केटेड सरप्लस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो स्लोली एंड स्लोली हम इस सब्जेक्ट के थोड़ा सा जो डेप्थ में जा रहे हैं। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। आपको देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? अगर इवन देन इफ़ यू हैव, हाँ, दूसरा ये है कि मैं वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये जो मेरा जो आपका ये जो मैं अभी ये रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो जितनी भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स हैं,
इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आती है कहीं, आप इसको हैव यू सीन दिस थिंग? हेलो, यस सर। ये रिकॉर्डिंग जो है ना, जो मैं जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने के बाद सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद ये रिकॉर्डिंग कल मैंने पूछा था, तो ये आपके पास कहीं पता नहीं मेरे को, जो आपके यूजर्स हैं वो बता रहे थे कि ये जो चैट है, चैट में कहीं आती है ये। तो ये आप इसको देखना कि वेयर यू गेट इट। तो जहाँ तो ये स्ट्रीम है आपके, पता नहीं आप उसको कैसे, आपका स्क्रीन रहता है कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपके पास आती है। यू आर गेटिंग दिस रिकॉर्डिंग जो मेरे लेक्चर की है, क्योंकि मैं सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम पुटिंग इन यूट्यूब आल्सो। और इसको मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा वो भी, लेकिन आप इसको देखो पहले। यू शुड सी आफ्टर दिस लेक्चर कि आपको ये कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। आप YouTube में भी तो देख सकते हो ना, इफ़ यू गो टू दी यूट्यूब, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे देखना है। कि व्हाट्सोएवर योर लेक्चर गेट फ्रॉम योर टीचर, आपको टीचर से जो लेक्चर मिलता है, तो YouTube में आप उसका कोई देखो वीडियो, तो वो आपको बताएंगे कि वेयर यू शुड गो। मेरे को तो एक तो है कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम इज़ आल्सो देयर, एक माइक्रो स्ट्रीम का ये आपके पास होगा कोई आइकॉन, तो उस आइकॉन में भी आप देख सकते हो। तो आप इसको वीडियो को चला के कभी जब आराम से बैठो, तो वीडियो को चला के आप ये लेक्चर सुना करो, आपको आपकी रेपुटेशन भी हो जाएगी। ये तो बड़ा, दिस इज़ वेरी मतलब यूज़फुल मैंने देखा है, ये ऑनलाइन स्टडी जो पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट मीट की है, ठीक है ना। तो यू शुड गो थ्रू दैट। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। तो ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।